हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। आज हम क्लाइमेटोलॉजी में 9th नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। इसके पहले हमने 8 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। और साथ ही साथ मैं बोलूँगी कि अगर आपने हमारा चैनल शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया था, चैनल को जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री का एनसीईआरटी एमसीक्यू सीरीज देखने को मिलेगा। घटना चक्र के भी वीडियोस हैं, ज्योग्राफी का डिटेल वीडियो है। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीसीएस फोरम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं वो डेली शेयर किए जाते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए स्टार्ट करते हैं 9th नंबर क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, ये हमें बताना है। आइसोथर्म्स डेविएट मोर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर देन इन द सदर्न। एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, आइसोथर्म्स का मतलब क्या होता है। तो थर्म्स मीन्स टेम्परेचर, आइसो मीन्स इक्वल, मतलब द रीजन हैविंग इक्वल टेम्परेचर, उसको बोलते हैं आइसोथर्म रीजन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। In the month of January, isotherms deviate towards north over oceans and towards south over continent. Isotherms are generally parallel to the latitude in southern hemisphere. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, इनकरेक्ट है। तो एक चीज़ आप ध्यान में रखेंगे कि टेम्परेचर, जो लैंड होता है वो जल्दी वार्म होता है और जल्दी कोल्ड होता है, मतलब उसकी स्पेसिफिक जो हीट होती है वो लो होती है इन कंपैरिजन टू ओशन। वाटर के कंपैरिजन में उसकी स्पेसिफिक जो हीट होती है वो कम होती है। तो इसलिए जहाँ पे ज़्यादा लैंड होगा वहाँ पर ज़्यादा डेविएशन होगा। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो इससे आपको क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि जहाँ पे लैंड ज़्यादा होगा वहाँ पे डेविएशन भी तो बहुत ज़्यादा होगा आइसोथर्म्स का। तो इसीलिए आइसोथर्म्स डेविएट मोर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर देन इन द सदर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में वाटर है तो सब जगह वाटर का टेम्परेचर तो सेम रहेगा, इसीलिए वहाँ पर आइसोथर्म्स जो होता है वो लेस डेविएटेड होता है। ठीक है, सेकेंड अगर क्वेश्चन देखें, इन द मंथ ऑफ जनवरी आइसोथर्म्स डेविएटेड टूवर्ड्स नॉर्थ ओवर ओशंस एंड टूवर्ड्स साउथ ओवर कॉन्टिनेंट। ध्यान रखेंगे कि जनवरी का पीरियड क्या होता है, जब सन जो होता है उसका नॉर्दर्न अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट होता है सदर्न हेमिस्फीयर से। ठीक है, और ये इक्वेटर के मतलब साउथ में ही होता है क्या, सन, जिस वजह से जो आपको आइसोथर्म्स देखने को मिलता है लैंड पे वो टूवर्ड्स साउथ होता है ऑन द कॉन्टिनेंट, वाइल ऑन द ओशंस ये हमें कहाँ देखने को मिलेगा, नॉर्दर्न साइड्स में। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। थर्ड अगर हम देखें, आइसोथर्म्स आर जनरली पैरेलल टू द लैटिट्यूड इन द सदर्न हेमिस्फीयर। वो लैटिट्यूड्स क्या पैरेलल होते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ओशंस पाए जाते हैं। सदर्न हेमिस्फीयर में ओशंस होते हैं और ओशंस की वजह से उनका जो टेम्परेचर होता है वो सेम होता है, और वो डिपेंड करता है जो टेम्परेचर उनके ऊपर आता है, मतलब जो सन रेज फॉल करता है उसी के आधार पे जो वाटर है वो गर्म होता है, इसीलिए वो जनरली पैरेलल पाए जाते हैं किसके, लैटिट्यूड के, कहाँ पर, सदर्न हेमिस्फीयर में। तो आई होप आप लोगों को ये तीनों ही स्टेटमेंट बहुत अच्छे से समझ आया हो। 1, 2, 3 तीनों ही यहाँ पे करेक्ट है, कोई भी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। None of the above statement is incorrect because isotherms deviate more in the northern hemisphere than in the southern one, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड सरफेस जो होता है वो मच लार्जर होता है इन कंपैरिजन टू सदर्न हेमिस्फीयर। वही अगर जनवरी में क्या देखा जाए तो आइसोथर्म्स डेविएट करते हैं नॉर्थ ओवर द ओशंस एंड साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट्स। Presence of warm ocean current, Gulf Stream or North Atlantic drift make the North Atlantic oceans warmer and isotherms bends toward the north। और मेनली जो गर्म जो नॉर्दर्न साइड में ओशंस का आइसोथर्म्स जो होते हैं वो नॉर्थवर्ड क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ द वन ऑफ द रीज़न क्या हो सकता है आपका, वन ऑफ द रीज़न है आपका वार्म ओशन करेंट, जैसे कि गल्फ स्ट्रीम हो गया। ठीक है, और ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, ये हमें देखने को मिलता है अटलांटिक ओशन में। Over the land, temperature decreases sharply and isotherms bend towards south in the Europe। लैंड के ऊपर जो टेम्परेचर होता है, मैंने बताया लैंड की जो हीट कैपेसिटी होती है, स्पेसिफिक हीट जो होती है वो लो होती है, वो जल्दी वार्म होती है और जल्दी कोल्ड होती है।
आइसोथर्म्स बेंड होता है टूअर्ड साउथ इन यूरोप. द इफेक्ट ऑफ ओशन इज वेल प्रोनाउंस्ड इन द सदर्न हेमिस्फीयर. Here the isotherms are more or less parallel to the latitude and variation in temperature is more gradual than the northern hemisphere. Next question देख लेते हैं 10th number. Which of the following statement about the temperature over the earth is correct? तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द टेम्परेचर ओवर द अर्थ? तो टेम्परेचर ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट along the same parallel of latitude. Largest temperature anomalies occur in the northern hemisphere. Temperature extremities are more over oceans compared to continent. Temperature of inland region is moderate as compared to coastal region. यहाँ पे हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. तो पहला अगर स्टेटमेंट हम देखें कि टेम्परेचर ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट अलोंग द सेम पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, नहीं, ऐसा नहीं होता है. लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग वो कांस्टेंट नहीं होता है, क्योंकि लैटिट्यूड पे वो डिपेंड तो करता है, मतलब टेम्परेचर जो इंसोलेशन होता है वो लैटिट्यूड के ऊपर डिपेंड है, लेकिन उनका जो कोल्डनेस और किस चीज़ पर डिपेंड करता है, वहाँ पे लैंड कॉन्फ़िगरेशन कितना है, ओशनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, क्योंकि इन दोनों की अपनी अपनी क्या होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है इनको, और बाकी इंसोलेशन कहाँ है, वहाँ का क्लाउड मीडियम कैसा है, ये सब चीज़ों पे भी डिपेंड करता है टेम्परेचर. इसीलिए पहला स्टेटमेंट जो है वो हमारा इनकरेक्ट है. और एक अच्छा एग्जाम्पल मैं बोल सकती हूँ कि इक्वेटर से ज़्यादा वार्म जो होता है सब ट्रॉपिकल रीजन होता है, जबकि टेम्परेचर तो होना चाहिए इक्वेटर का ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट लाइट पड़ता है. ठीक है, तो पिछले क्लास में मैंने इसको डिस्कस किया हुआ है, और साथ ही साथ आप हमारे डिटेल वीडियो सेक्शन को भी देख सकते हैं. क्लाइमेटोलॉजी का काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया हुआ है मैंने उसमें सारे ही कंसेप्ट को, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके ज़रूर देखें. सेकेंड हमारा ऑप्शन है लार्जेस्ट टेम्परेचर एनोमलीज अकर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. बिल्कुल सही बात है कि लार्जेस्ट एनोमलीज हमें टेम्परेचर का कहाँ पर देखने को मिलता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे लैंड कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ज़्यादा है. कहाँ पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. थर्ड देखते हैं, टेम्परेचर एक्सट्रीमिटीज आर मोर ओवर ओशंस एज कंपेयर टू द कॉन्टिनेंट्स. टेम्परेचर एक्सट्रीमिटीज मोर कहाँ देखने को मिलता है, ओशंस में कंपेरिजन टू कॉन्टिनेंट्स. नहीं, टेम्परेचर एक्सट्रीमिटीज हमें देखने को मिलता है लैंड्स के ऊपर, यानी कॉन्टिनेंट्स के ऊपर, ओशंस के ऊपर नहीं देखने को मिलता है. ठीक, तो ये हमारा गलत हो जाता है. टेम्परेचर ऑफ इनलैंड रीजन इज मॉडरेट एज कंपेयर टू द कोस्टल रीजन. बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि हमें पता है कि कोस्टल रीजन का जो टेम्परेचर होता है वो मॉडरेट होता है. ठीक, आपको पता होगा दिल्ली की सर्दी काफ़ी फेमस है. दिल्ली की सर्दी क्यों फेमस है, क्योंकि दिल्ली जो है वो मेन कॉन्टिनेंट वाले रीजन में पड़ता है, और इसलिए वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो मॉडरेट नहीं होता है. जबकि जो इंडिया के कोस्टल रीजन है, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला का जो कोस्टल रीजन है, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको मॉडरेट टेम्परेचर देखने को मिलता है. तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा. यहाँ पर हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर. एक बार एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं. लार्जेस्ट टेम्परेचर एनोमलीज जो होता है वो अकर होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि यहाँ पे लैंड का जो अमाउंट है वो ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू द सदर्न हेमिस्फीयर. टेम्परेचर इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट अलोंग द सेम पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड. ये गलत है. टेम्परेचर एक्सट्रीमिटीज आर मोर ओवर कॉन्टिनेंट एज कंपेयर टू द टेम्परेचर ऑलवेज कांस्टेंट अलोंग द सेम लैटिट्यूड. टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है यहाँ पे. ठीक है, और टेम्परेचर एक्सट्रीमिटीज आर मोर ओवर कॉन्टिनेंट एज कंपेयर टू द ओशन, और टेम्परेचर ऑफ कोस्टल रीजन इज मॉडरेट एज कंपेयर टू द इनलैंड रीजन. 11th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल बी मोस्ट सुटेबल फॉर अकरेंस ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन. तो टेम्परेचर इन्वर्जन को अकर करने के लिए कौन सा जो है इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये हमें बताना है. कोल्ड विंटर नाइट, क्लाउडी स्काई, नो विंड्स और मॉइस्ट एयर. तो बिल्कुल टेम्परेचर इन्वर्जन एक्चुअली क्या होता है, आपको पता होगा कि टेम्परेचर नॉर्मल कंडीशन क्या होता है. नॉर्मल कंडीशन में ये जो होता है हमारा अर्थ सरफेस होता है, यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो वार्म होता है, धीरे धीरे कूल होता है, और यहाँ पर ये कोल्ड, मतलब नीचे से ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर जो है वो घट जाता है. लेकिन टेम्परेचर इन्वर्जन के सिचुएशन में क्या होता है कि ये वाला रीजन जो है वो कोल्ड होता है, ये कूल होता है, और ऊपर में आपको वार्म देखने को मिलता है. ठीक है, तो ये होता है टेम्परेचर. और तो टेम्परेचर इन्वर्जन के लिए कौन सा सिचुएशन होना चाहिए, तो उसके लिए कोल्ड विंटर नाइट होना चाहिए.
कोल्ड विंटर नाइट होना चाहिए। क्लाउडी स्काई होगा तो वहाँ पे टेम्परेचर इन्वर्जन का फिनोमिना जो है वो अकर नहीं होगा, क्योंकि जो टेम्परेचर है यानी वार्मनेस जो अर्थ का है वो स्केप नहीं कर पाएगा। ठीक है, मॉइस्ट एयर भी नहीं होना चाहिए, एयर जो होना चाहिए वो क्लीन होना चाहिए, ड्राई एयर होना चाहिए, एंड नो विंड्स होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 और 4 जो हो जाएगा स्टेटमेंट वो करेक्ट हो जाएगा, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। कोल्ड विंटर नाइट एंड नो विंड्स आर द कंडीशन फॉर ऑकरेंस ऑफ द टेम्परेचर इन्वर्जन। A long winter night with clear sky, still air is ideal situation for the inversion. Due to the slow movement of air, it does not result in heat transfer or mixing in the lower layer of the atmosphere. नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्परेचर इन्वर्जन रिवर्सल होता है किसका, जो नॉर्मल कंडीशन होता है किसका, एटमोसफेयर का, ट्रोपोस्फेयर में। क्लाउडी स्काई और मॉइस्ट एयर जो होता है वो सुटेबल फंक्शन नहीं होता है, सुटेबल रिक्वायरमेंट नहीं होता है टेम्परेचर इन्वर्जन के लिए। 12th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। द फिनोमेना ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन इज मोस्ट प्रोनाउंस्ड ऑन अर्थ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो टेम्परेचर इन्वर्जन का जो फिनोमेना है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, वो कौन से रीजन में देखने को मिलता है, ये हमें बताना है। तो टेम्परेचर इन्वर्जन के रिगार्डिंग बहुत अच्छे से मैंने डिटेल वीडियो में बताया हुआ है कि कितने प्रकार का टेम्परेचर इन्वर्जन होता है, कहाँ कहाँ पर टेम्परेचर इन्वर्जन हो सकते हैं, तो आप ज़रूर जाके वीडियो देखें, काफ़ी हेल्पफुल है। तो फिनोमेना ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन मोस्ट प्रोनाउंस्ड ऑन अर्थ ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, कहाँ कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, माउंटेन वैली, डिजर्ट और रूरल फार्मलैंड। तो यहाँ पे हमें सिर्फ माउंटेन वैली वाले रीजन में देखने को मिलता है क्या चीज़, टेम्परेचर इन्वर्जन। यहाँ पे कोल्ड ब्रीज भी हमें देखने को मिलता है। कैसे कोल्ड ब्रीज आकर होता है, ये सब माउंटेन वैली यानी माउंटेन ब्रिज और वैली ब्रिज होता है यहाँ पे, ये सब चीज़ का कंडीशन क्या होता है, ये कैसे अकर होते हैं, ये सब मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है, तो आप जाकर जरूर चेक करिए। देखिए, माउंटेन इन्वर्जन, द फिनोमेना ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन इज मोस्ट प्रोनाउंस्ड ऑन द अर्थ। तो ये मोस्ट प्रोनाउंस कहाँ पे देखने को, अर्थ पे। टेम्परेचर इन्वर्जन अकर्स ऑन द हिल्स एंड माउंटेन्स ड्यू टू द एयर ड्रेनेज सिस्टम। तो ये क्यों होता है, एयर के ड्रेनेज सिस्टम के अंदर। कोल्ड ब्रीज आर जनरेटेड इन हिल्स ड्यूरिंग नाइट्स एंड फ्लोज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द, तो यहाँ पे क्या होता है, कोल्ड ब्रिज जो होता है वो फ्लो करने लगता है कहाँ पे, वैली में, ठीक है। और ये यहाँ पे ग्रेविटी जो होती है वो ज़्यादा होती है, ओके। इन द डेजर्ट रूरल फार्मलैंड द टेम्परेचर इन्वर्जन इज नॉट कॉज बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ कोल्ड विंटर नाइट और कूल एयर। आपको मैंने बताया कि टेम्परेचर इन्वर्जन के लिए क्या चाहिए होता है, लॉन्ग विंटर नाइट, ड्राई एयर, स्लो मतलब स्लो विंड और नो विंड, ये सब होना चाहिए। 13th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग असर्शन एंड रीजन एंड चूज द करेक्ट कोड। हमें चूज द करेक्ट कोड करना है रिगार्डिंग द स्टेटमेंट गिवन। तो यहाँ पर दिया हुआ है असर्शन, वेजिटेशन इन द अपर स्लोप ऑफ द माउंटेन इज फ्री फ्रॉम द फ्रॉस्ट ड्यूरिंग विंटर नाइट्स। Air above the surface of the valley floor and mountain slope cools down quickly during the nights in winter। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो वेजिटेशन जो अपर स्लोप पे होता है माउंटेन, वो फ्रॉस्ट से फ्री होता है विंटर नाइट्स में। ये बिल्कुल सही बात है कि यहाँ फ्रॉस्ट से ये फ्री होता है, ठीक है। एयर अबव द सरफेस ऑफ द वैली फ्लोर एंड माउंटेन स्लोप कूल्स डाउन क्विकली ड्यूरिंग द नाइट्स इन विंटर। और ये जो वैली फ्लोर होता है और माउंटेन का जो स्लोप होता है, ये सबसे पहले क्या होते हैं, टेम्परेचर को मतलब ये अपना टेम्परेचर लूज कर देते हैं और ये जल्दी ठंडा हो जाता है विंटर नाइट्स में। बिल्कुल करेक्ट बात है, ऑप्शन नंबर 1 और 2 जो है वो करेक्ट है। और इसी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे हमें फ्रॉस्ट नहीं देखने को मिलता है, कहाँ पे, माउंटेन स्लोप पे, ठीक है, क्योंकि ये ग्रेविटी के अंडर में माउंटेन ब्रिज के रूप में नीचे आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर, क्योंकि असर्शन और रीजन दोनों ही यहाँ पे करेक्ट है और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है असर्शन का। एक बार हम एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। ड्यूरिंग नाइट्स अपर स्लोप रेडिएट्स हीट एंड कूल्स डाउन। अपर स्लोप जो होता है वो रेडिएट करता है हीट को और कूल्स हो जाता है। द एयर अबव दिस स्लोप्स ऑल्सो कूल्स डाउन, बिकम्स हेवियर एंड रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ हाई प्रेशर। और ये हाई प्रेशर को क्रिएट करता है, हाई प्रेशर को क्रिएट करता है। दस विंड इज एस्टेब्लिश्ड फ्रॉम स्लोप्स टू वैली ड्यूरिंग द नाइट। टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से वेजिटेशन जो होता है लोअर पार्ट ऑफ द स्लोप्स आर अफेक्टेड बाय द फ्रॉस्ट। तो लोअर पार्ट जो होता है वो अफेक्ट होता है क्योंकि अपर पार्ट से तो
यहाँ से जो ब्रीज चलना स्टार्ट होता था माउंटेन से लोअर वैली तक जाते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी, are affected by frost, whereas the vegetation located above them are not affected by the frost during winter nights. अब हम देखेंगे एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर के बारे में, और इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है यानी 14 नंबर क्वेश्चन अगर हम देखें तो उसमें कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन के रिगार्डिंग यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है ये हमें बताना है। पहला, ऑक्सीजन इज मोस्टली कंसंट्रेटेड इन द एटमॉस्फेयर अबव 120 किलोमीटर। Carbon dioxide and water vapor are found up to 90 km on the atmosphere. Ozone gas is found between 10 to 50 km in the atmosphere. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है मोस्टली कंसंट्रेटेड होता है कितने किलोमीटर तक, 120 किलोमीटर तक, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड और वेपर जो होता है वो 90 किलोमीटर तक होता है। ओजोन गैस आपको पता है 10 to 50 किलोमीटर के बीच में आपको ओजोन गैस देंगे। ओजोनोस्फेयर आपको पता है कहाँ देखने को मिलता है, स्ट्रेटोस्फेयर के लोअर पार्ट में हमें देखने को मिलता है ओजोनोस्फेयर। ओजोन गैस जो है वह हमें प्रोटेक्ट करता है, किसमें प्रोटेक्ट करता है, यूवी, जो सन से आने वाली जो यूवी रेज होती है उससे प्रोटेक्ट करता है। और यूवी रेज क्या कॉज करता है, स्किन कैंसर को कॉज करते हैं। ये सब आपको पता होगा, इसीलिए यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो मोस्टली कंसंट्रेटेड होता है अप टू 120 किलोमीटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर जो होता है कंसंट्रेटेड होता है अप टू 90 किलोमीटर, एंड ओजोन गैस जो होता है कंसंट्रेटेड होता है अप टू बिटवीन 10 to 50 किलोमीटर। और जो ट्रोपोस्फेयर में जो ओजोन गैस मिलता है वो क्या होता है, वो काफ़ी हार्मफुल होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है। ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट बिकॉज द एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल। द प्रोपोर्शन ऑफ गैसेस चेंजेस इन द हायर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो हायर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर में प्रोपोर्शन ऑफ गैसेस जो होता है वो काफ़ी चेंजेबल होता है। ऑक्सीजन इज मोस्टली कंसंट्रेटेड एट द हाइट ऑफ 120 किलोमीटर। तो ऑक्सीजन जो गैस होता है वो मोस्टली कंसंट्रेट होता है कहाँ पे, कौन से हाइट पे, 120 किलोमीटर पे। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर जो होता है वो 90 किलोमीटर तक मिलता है सरफेस ऑफ द अर्थ से। ओजोन गैस मिलता है आपको 10 से 50 किलोमीटर के अबव द अर्थ सरफेस एंड एक्ट एज फिल्टर। 15th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट वेयर मोर देन 90 किलोमीटर ऑफ टोटल मास ऑफ द एटमॉस्फेयर इज confined to 32 किलोमीटर above the earth surface. Nitrogen and argon are mainly responsible for causing greenhouse gases. Ozone gas is responsible for absorption of harmful ultraviolet radiation. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द गिवन स्टेटमेंट। तो मोर देन 90% ऑफ द टोटल एटमॉस्फेयर इज कन्फाइंड टू 32 किलोमीटर एबव द अर्थ सरफेस। बिल्कुल करेक्ट बात है कि 90% से ज़्यादा जो एटमॉस्फेरिक मास है वो कन्फाइंड है 32 किलोमीटर तक, ये बिल्कुल करेक्ट है। नाइट्रोजन और ऑर्गन जो होता है मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है कॉजिंग ग्रीन हाउस गैसेस, नहीं। ओजोन गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, बिल्कुल करेक्ट बात है। 1 और 3 जो है वो हमारा राइट आंसर है, सेकेंड जो है वो हमारा राइट आंसर नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। एटमॉस्फेयर जो होता है वो मिक्सचर होता है डिफरेंट गैसेस का, और ये इन्वेलप बनाता है द अर्थ ऑल अराउंड, इन्वेलप बनाता है अर्थ के अराउंड में। एयर जो होता है एक इंटीग्रल पार्ट होता है अर्थ मास का, और 99% जो होता है टोटल मास ऑफ द एटमॉस्फेयर जो होता है कन्फाइंड होता है 32 किलोमीटर तक। ओजोन गैस जो है वो एब्जॉर्ब करता है अल्ट्रावायलेट रेज को, इमिट करता है इमिटिंग फ्रॉम द सन। जो सन से अल्ट्रावायलेट रेज आते हैं उसको एब्जॉर्ब कौन करता है, ओजोन। प्रिवेंट करते हैं रीचिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ से। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं कॉज करने के लिए ग्रीन हाउस गैसेस। 16th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 16th नंबर क्वेश्चन हमारे क्या कहते हैं, अरेंज द फॉलोइंग गैसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कंपोजिशन इन द एटमॉस्फेयर। तो हमारा एटमॉस्फेयर में कंपोजिशन के रिगार्डिंग हमें बताना है कि किसका अमाउंट ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, किसका कम है, ये हमें बताना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, यानी कम से बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे ज़्यादा किसका हमें देखना होता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन और नाइट्रोजन में। तो सबसे कम है कार्बन डाइऑक्साइड का, सबसे ज़्यादा है नाइट्रोजन का, उसके बाद है ऑर्गन का, और सेकेंड लार्जेस्ट है ऑक्सीजन का। मतलब सबसे ज़्यादा है
नाइट्रोजन, फिर उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद है आर्गन, उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड। और सबका अमाउंट कितना 78% अराउंड किसका होता है, नाइट्रोजन का 21% होता है, आपका ऑक्सीजन का 0.03% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.9% होता है, आपका आर्गन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 17th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर के वाटर वेपर के रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये हमें बताना है। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर डिक्लाइंस फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल। The amount of water vapor decreases as the altitude increases. Water vapor absorbs heat from both solar insolation and terrestrial radiation. Atmospheric stability and instability is dependent upon the water vapor. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। बिल्कुल पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि अमाउंट जो वाटर वेपर का होता है वो डिक्लाइन करता है इक्वेटर से पोल्स के टुवर्ड्स। बिल्कुल करेक्ट बात है, इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा वाटर वेपर होता है और सबसे कम होता है पोल्स के ऊपर। वाटर वेपर डिक्रीज करते हैं जैसे जैसे अल्टीट्यूड इंक्रीज करते हैं। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही देखा था कि 90 किलोमीटर तक वाटर वेपर और हमें कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलता है, ठीक है। तो अल्टीट्यूड धीरे धीरे उसका घटते जाता है। वाटर वेपर एब्जॉर्ब करते हैं सोलार रेडिएशन और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन दोनों को ही एब्जॉर्ब करता है, बिल्कुल करेक्ट बात है, तो ये भी सही है। एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी जो है वो डिपेंड करता है वाटर वेपर पे। वाटर वेपर का प्रेजेंट होना ज़रूरी है क्योंकि इसके ही कंडेंसेशन से फॉर्म होता है हमारा क्लाउड, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ऑल द स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, क्योंकि वाटर वेपर जो होता है वो वेरिएबल होता है, गैस वेरिएबल गैस होता है एटमॉस्फेयर में जो डिक्रीज करता है अल्टीट्यूड से। वाटर वेपर डिक्रीज करते हैं फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल्स, क्योंकि द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज हायर इन द इक्वेटर एंड विंड इज ऑल्सो काम तेज। तो अमाउंट ऑफ जो रेनफॉल होता है हमें कहाँ सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, इक्वेटर पे ही देखने को मिलता है। और इसीलिए यहाँ पे इंसोलेशन जो होता है वो कम होता है क्योंकि यहाँ पे हमेशा क्लाउडीनेस रहता है और प्रेजेंस ऑफ क्लाउडीनेस क्या करता है, रिफ्लेक्ट बैक करता है इंसोलेशन को। तो आप ये रिलेट कर पा रहे होंगे। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर डिक्रीजेज विथ अल्टीट्यूड, इनफैक्ट हाफ ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर इन द एयर इज फाउंड, मतलब हाफ ऑफ द वाटर वेपर कब तक कहाँ तक है, 2 किलोमीटर तक, अप टू 2 किलोमीटर। वाटर वेपर एब्जॉर्ब सम ऑफ द इंसोलेशन कमिंग फ्रॉम द सन, रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ द इंसोलेशन रीचिंग द अर्थ सरफेस। तो ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं जो इंसोलेशन, जो सन से जो लाइट आते हैं उनको भी वो एब्जॉर्ब करते हैं। इंफ्रारेड रेडिएशन दैट गोज आउट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एज टेरेस्ट्रियल रेडिएशन विच इज एब्जॉर्ब बाय द वाटर वेपर। एज वाटर वेपर कंडेंसेस, latent heat is released into the air parcel. The combination of water vapor determines the stability and instability of the air and resulting in weather. ठीक है, तो आज के लिए इतने रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम 18th नंबर क्वेश्चन से पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।